नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र की। बता दें कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा और सत्र शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया। 3 दिन के सत्र में सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने के लिए मुद्दे की लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार कर ली है। सदन के भीतर विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति भी तय की गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस एचकेआरएन कर्मचारियों की हड़ताल, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोलने की तैयारी में है। सवाल बड़ा है कि क्या 3 दिन का मानसून सत्र हरियाणा की सियासत में तूफान खड़ा करेगा? क्या कर्मचारी और किसान के मुद्दे सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे या फिर बीजेपी विपक्ष के हमलों को ही उसके खिलाफ हथियार बना देगी? आज की डिबेट में इन्हीं सवालों पर होगी सीधी और तीखी बहस। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने में अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं। इस बार सत्र की अवधि 3 दिन की है। 27 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर को सीटिंग्स होंगी। हालांकि विधानसभा की सीटिंग्स और मुद्दों पर चर्चा को लेकर घटा बढ़त की गुंजाइश इसलिए है कि शाम को बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कुछ और मेंबर्स भी शामिल होंगे। क्वेश्चन है जो लगे हुए हैं, जो इलाके के ही हैं, कोई सड़कों के लिए है और 1-2 पुल जो हमारे जैसे कि सुकरो नदी पे था, मुमलीवाड़े का था, ये भी लगा रखे हैं। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसके अलावा जैसे अभी बरसातें हुई पीछे, कुछ जगह पानी भी है कुछ। इसी बीच विधानसभा सत्र को देखकर कर्मचारी संगठन पहले ही मैदान में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले ही आंदोलनरत कर्मचारियों के समर्थन में कर्मचारियों का बड़ा संगठन सर्व कर्मचारी संघ भी मैदान में उतर आया और अपना समर्थन दे दिया। सर्व कर्मचारी संगठन हरियाणा के बड़े नेताओं ने जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन किए। ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज हरेक जिले पर प्रदर्शन है। डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम जाना है वो। उसमें क्या है, जो साथी हमारे नगर पालिका के 6 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं, उनके समर्थन में ये प्रोग्राम हमने तय किया है। क्योंकि पिछली बार 13 मई को समझौता हुआ था हमारा नगर पालिका का, जिसमें कच्चे न पक्के करने का था, कंपनसेशन देने की बात थी, एस ग्रेसिया में सुधार करने की बात थी। गौरतलब है कि विधानसभा सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और 2 विधायकों वाली पार्टी इनेलो ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। वो एचकेआरएन, भ्रष्टाचार, कर्मचारी आंदोलन, सरकारी भर्ती, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी देर शाम को सीएम आवास पर अपनी रणनीति बनाएगी। यानी 3 दिन के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष में आरोपों, हमलों, गुगली और पलटवार की बमबारी होगी। वैसे भी चुनाव अभी दूर होने के बावजूद सियासी थर्मामीटर ऊपर तक पहुंचा हुआ है। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, आपके पास आऊंगी। और क्या जो ये 3 दिन का मानसून सत्र है हरियाणा की सियासत में तूफान खड़ा करेगा? क्या कर्मचारी और किसान के जो मुद्दे हैं सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं या फिर बीजेपी विपक्ष के हमलों को ही उसके खिलाफ हथियार बनाकर पेश करेगी? देखिए जया, सबसे बड़ा अपडेट तो जो ताज़ा खबर है वो ये है
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म हो गई जी। है और फैसला ये हुआ है कि 3 दिन ही चलेगा सदन, 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। जैसा एज प्री शेड्यूल जैसा पहले से बना वैसे ही चलेगा, सदन की अवधि नहीं बढ़ाएगी, पहली बात। दूसरा, कर्मचारी संगठन अपनी मांगे उठाते रहते हैं, सड़क पे लड़ाई लड़ते रहते हैं, विपक्ष भी मुद्दे उठाता है, सड़क पर उठाता है, लेकिन जब सदन लगा होता है, मतलब जब सेशन की बात है, कोई भी मुद्दा वहां उठाया जाए, कोई बात उठाई जाए तो उसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पूरा सदन माननीय, अति माननीय जो लोग हैं, पूरे हरियाणा की आबादी देखिए 3.25 करोड़ है, उनमें 90 माननीय हैं, जिनको हम विधायक कहते हैं, उनमें से मंत्री बनते हैं, स्पीकर बनते हैं, डिप्टी स्पीकर। तो कोई मुद्दा जब सदन के पटल पर उठाया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जो सफाई कर्मचारी हैं या पटवारी हैं या आज रोडवेज कर्मचारियों का भी प्रदर्शन था, जो कर्मचारी ये मांग उठाते हैं, ये शायद मेरे को लगता है इसलिए जोर शोर से इस मामले को लंबित रखा गया था कि सदन में चर्चा हो। जैसा मैं कह रहा हूं, कोई भी मामला सदन में उठता है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है और उस मुद्दे की वैल्यू, अहमियत बढ़ जाती है। जब सदन में कोई मुद्दा उठता है, सरकार जवाब भी देती है, फिर उस पर आश्वासन भी दिया जाता है और उस पर एक्शन भी होता है। तो इसीलिए शायद मेरे को लगता है सफाई कर्मचारियों को बहुत मौका दिया सरकार ने। पिछले 3-4 दिन से तो सरकार के आदमी, सरकारी अमला या जो आउटसोर्सिंग के तहत सफाई कूड़ा उठाने की कोशिश की जा रही है, झड़पें चल रही है पुलिस और सफाई कर्मचारियों में जो हड़ताल पर हैं। तो ये शायद मेरे को लगता है कि सेशन शुरू होने का इंतजार करते ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिले कि आपके कर्मचारी तो आपसे खुश नहीं है, सड़कों पर हैं। तो सड़क पे और सदन में दोनों में फर्क होता है, मांग में भी, मुद्दे में भी, आवाज उठाने में भी और उसका परिणाम आने में भी। लिहाजा कल शुरू हो रहा है मॉनसून का 3 दिन का छोटी सी अवधि का सत्र है, लेकिन 3 दिन बहुत है। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी, अपने फर्ज की बात करे, उठाए जनहित के मुद्दे, और सरकार भी जाहिर है पलटवार करेगी। जितनी तैयारी विपक्ष ने की है उससे ज्यादा तैयारी सरकार ने, क्योंकि सरकार के साथ बहुत सरकारी मशीनरी है, संसाधन है, बहुत सारी मैन पावर रहती है। तो कल सेशन शुरू हो रहा है, देखते हैं, लेकिन लगता ये 3 दिन का सत्र है ये, लेकिन हंगामेदार रहेगा, जोरदार रहेगा, हमले होंगे, बचाव होंगे, पलटवार होगा। मेरे को लगता है सारी पिक्चर थोड़ी सी उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि क्या क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन जो देख रहे, जो अभी हरियाणा में मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसके बेसिस पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। महेश, आपके पास आऊंगी, क्या ये जो 3 दिन का छोटा सा सत्र है बड़े राजनीतिक टकराव का गवाह बनेगा? क्या सरकार सदन को विकास और उपलब्धियों के मुद्दे पर चलाना चाहती, जबकि विपक्ष जनता के जमीनी सवालों पर सरकार को घेरना चाहता है? पूरी तैयारी भी कर ली गई है, चाहे वो कर्मचारी, किसान, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। क्या यही 4 मुद्दे मॉनसून सत्र की पूरी सियासत तय करेंगे? देखिए, जगह अगर केंद्रीय स्तर पर देखें तो वहां पर मोदी और अमित शाह घिरे हुए नजर आ रहे हैं, और हरियाणा यानी प्रादेशिक स्तर पर अगर देखें तो विपक्षी दलों के पास मुद्दों की कहीं कोई कमी नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह भी है, वजह यह है कि कर्मचारी सड़क पर हैं। जैसा भी जिक्र चल रहा था कि सफाई कर्मचारियों का विरोध जो है वो एक खास वर्ग को एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी देता है। तो फिर अगर इन सफाई कर्मचारियों के हितों की कोई बात की जाए तो आप एक वर्ग विशेष को किसी तरह की राहत देने की बात भी एक तरीके से कर रहे होते हैं। तो मानकर चलिए कि यहाँ कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं चूकेगी और बहुत जोर शोर से इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगी कि सरकार ने अगर वायदे किए थे तो वायदे निभाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जो परिस्थिति बनती नजर आ रही है, जगह जगह टकराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, झड़प की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो HKRN को लेकर, फिर पटवारियों को लेकर एक अलग ही तरह की जो परिस्थिति है वो देखने को मिल रही है। लग रहा है कि जैसे सरकार पर से तो कर्मचारियों का भरोसा एक तरीके से डोल रहा है, और यही परिस्थिति मुझे लगता है कि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो वो तो पहले से हड़ताल लगातार किए हुए हैं। और एक वाजिब सवाल उन्होंने सरकार के सामने रख दिया है कि अगर एक ही घटना के अंदर अगर कोई पुलिसकर्मी की शहादत होती है तो उसे 1 करोड़ मिलेगा, परिवार को नौकरी मिलेगी, लेकिन उसी आगजनी की घटना में अगर आग बुझाने की कोशिश में अगर फायर ब्रिगेड के किसी कच्चे कर्मचारी की मौत हो जाती है तो आप उसे खाली हाथ जो है एक तरीके से उसके परिवार को भेज देंगे, ना कोई आर्थिक सहायता, ना किसी
अनुकंपा के आधार पर कोई नौकरी की बात आप करेंगे, कुछ भी नहीं है। और दोनों एक ही घटना में शहादत के जो मामले हैं वो सामने आए थे। पुलिसकर्मी की शहादत को सबको दिया गया और वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी की शहादत होती है तो उसे परिवार को निराश रखा गया। अब बात करेंगे कानून व्यवस्था की। देखिए, सबसे बड़ी अगर परेशानी, आज संकट अगर हरियाणा के सामने खड़ा है तो कानून व्यवस्था को लेकर। आप बात करें कि कर्मचारियों की तो कुछ सीमित परिवारों तक इसका असर आप देख पाएंगे। आप बात करें कच्चे कर्मचारियों की तो कच्चे कर्मचारियों का भी एक सीमित वर्ग है, लेकिन अगर आप सफाई कर्मचारियों की बात करें तो उसका भी एक सीमित वर्ग है, उसकी एक सीमा है। लेकिन अगर आप बात करेंगे हरियाणा की कानून व्यवस्था की तो वो ऐसे सीमित हो जाता है, वो अनलिमिटेड हो जाता है। अब ये हर आम और खास की जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन गया है कि अगर आप पैसे वाले हैं, आप उद्योगपति हैं, आपके पास बहुत धन दौलत है, जमीन है, तो फिर आपकी जिंदगी खतरे में है। और अगर इस खतरे को नहीं टाला गया तो फिर क्या अमीर और क्या गरीब। और कानून व्यवस्था का सवाल एक गरीब आदमी के लिए भी है, एक मध्यम वर्ग के आदमी के लिए है, एक और खास के लिए कानून व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा सवाल मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सामने आएगा। जिस तरीके से हमने देखी स्कूलों में जाना शुरू किया और स्कूलों के वीडियोस बनाने शुरू किए, उसके बाद हरियाणा की सरकार की तरफ से भी एक आदेश लागू कर दिया गया कि देखिए आप के यानी प्रिंसिपल की अनुमति के बिना जो है आप स्कूल के परिसर में दाखिल नहीं हो सकते। यानी आपको वहां पे जो चौकीदार है वो वहां से खदेड़ सकता है, आपको स्कूल का प्रिंसिपल वहां से खदेड़ सकता है, या एक कोई टीचर, या आप समझिए कि खाना बनाने वाली जो महिला है, जो आंगनबाड़ी या कहें कि जो मिड डे मील तैयार करती है, वो महिला भी वहां से आपको खदेड़ सकती है, क्योंकि आदेश ये कहता है कि बिना स्कूल के प्रिंसिपल की इजाजत के आप स्कूल के परिसर में चार दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते। और प्रिंसिपल इजाजत कब देगा? जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीईओ आपको इजाजत देगा। और डीईओ से इजाजत कब मिलेगी? जब सरकार आपको इजाजत देगी। तो मानकर चलिए कि अंदर दाखिल होने का जो रास्ता था वो बंद हुआ। तो इसी मुद्दे को लेकर अब महिपाल ढांडा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री, कह रहे हैं कि स्कूलों को कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लोकल स्तर पर भी हमने बजट की व्यवस्था कर दी है। वो अब स्कूलों का मुआयना भी कर रहे हैं। फिर ये समझ रहे हैं कि देखिए टॉयलेट इतने खराब है तो ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब उन्हें सारी जो परेशानियां वो दिखाई देने लगी है। अब उन्हें बजट की जरूरत भी दिखाई देने लगी है। जो कंडम बिल्डिंग्स है, जो खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अब मंत्री जी को नजर आने लगा है, मुख्यमंत्री को नजर आने लगा है। ये जो अव्यवस्थाएं थी वहां तक कभी किसी की नजर नहीं गई। कोई ज्ञापन अगर आया तो किसी ने देखा नहीं। अब ये मानकर चलिए कि सरकार को इन स्कूलों की हालत भी सुधारनी पड़ रही है। और यही मुद्दा मुझे लगता है कि हरियाणा विधानसभा के सत्र में भी कहीं ना कहीं जरूर सुनाई देगा। तो ये मानकर चलिए कि कानून व्यवस्था, कच्चे कर्मचारी, इसके अलावा कर्मचारियों की, पक्के कर्मचारियों की जो हालत है, कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल है, तमाम ही सवाल काफी हैं 3 दिनों के सत्र में सरकार को घेरने के लिए, सरकार की सांसें फुलाने के लिए। बिल्कुल वीरेंद्र जी आपके पास होंगे। और जो ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें से जो किसानों का मुद्दा है उस पर सरकार को घेरने की कांग्रेस की जो रणनीति वो कितनी असरदार रहने वाली? क्या किसान एक बार फिर से बनेंगे हरियाणा की सियासत का केंद्र? भ्रष्टाचार के आरोप पर विपक्ष के जो सवाल है वो भी उठाए जा रहे हैं। क्या सरकार सदन में ठोस जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है? देखिए, कांग्रेस के पास इस मानसून सत्र में पर्याप्त अवसर हैं जी सरकार पर हमलावर होने के लिए। और सरकार की रणनीति ये होगी कि कांग्रेस को उसके शासनकाल के समय में किए गए कार्यों में उलझा दिया जाए, ताकि उसको सरकार पर प्रहार करने का अधिक अवसर ही ना मिले। और ये भी रहेगा कि विधायकों पर परस्पर छींटाकशी की जाए, ताकि जो मूल मुद्दा है वो भटक जाए। ये बात ठीक है कि कानून व्यवस्था की स्थिति काफी दयनीय है, काफी रंगदारी के मामले आ रहे हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि मुठभेड़ में लोग जो अभियुक्त है मारे भी जा रहे हैं। और हरियाणा पुलिस ने अवैध जो ऐप भी बनाया हुआ है, ताकि जिससे जो रंगदारी की बातें आती हैं, जिनको टेलीफोन करने वाले विदेशों में बैठे वो लोग हैं, वो पकड़े जा सके, उनका पता चल सके। लेकिन इस बार जो है सरकार पर हमला करने के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त अवसर है। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, वो भी अपनी आक्रामक मुद्रा में रहते हैं। इस बार भी उनकी वो तेवर देखने को मिलेंगे। और जो कांग्रेस के निलंबित 5 विधायक हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी? वो सरकार की प्रशंसा करेंगे। अब देखिए, इस समय तो जो
एक उन पर एक मर्यादा लागू है, तो उस मर्यादा के अंदर जो उनको एक करना है वो तो सरकार के खिलाफ जो है उनको जाना मजबूरी है। लेकिन अगर वो जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं या मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे के अंदर ये सब स्थिति देखने की होगी। देखिए, कांग्रेस के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा आफ्ताब अहमद है, गीता बुक्कल हैं, अनंत सिंह बलराम डांगी हैं और दूसरे जो आक्रामक अशोक अरोड़ा हैं, तो डॉक्टर रघुवीर कादियान है। ऐसे अनुभवी विधायक हैं जो सरकार को घेरने की क्षमता रखते हैं और सरकार की ओर से बचाव की ओर से मुख्य भूमिका आ जाती है। मुख्यमंत्री के रूप में नैब सिंह सैनी में, कृष्ण बेदी में और कृष्ण पवार में। तो इस तरह ये देखी जाए कि अनिल विज की क्या स्थिति रहती है। अनिल विज जो पिछले बार तो सत्र में भाग नहीं ले पाए थे अस्वस्थता के कारण, इस बार वो भाग लेंगे और उनकी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तनातनी रहती है, महिपाल डांडा की भी तनातनी रहती है। तो ये सब मुद्दे तो हमें दिखाई देंगे ही देंगे और व्यक्तिगत हमले भी दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एक वीआईपी कल्चर है। अब देखिए, जो विधानसभा का सत्र है वो कल बृहस्पतिवार से बुलाया जा रहा है, फिर शुक्रवार, शनिवार, इतवार को अवकाश है 3 दिन, फिर सोमवार को सत्र है और मंगलवार को 3 दिन का सत्र है। ये सत्र सोमवार को भी बुलाया जा सकता था सीधा 3 दिन के लिए। तो विधायकों के भत्ते और उनको सुविधाएं मिलती हैं। ये पहले कांग्रेस के सरकार में भी ऐसा होता था कि शुक्रवार को सत्र बुला लिया जाता था और उसके बाद शनि इतवार को अवकाश रहता था। तो इसलिए वो परंपरा जो पुरानी चली आ रही है, वो वीआईपी कल्चर जो पुराना चला आ रहा है, वो वर्तमान सरकार ने भी जारी रखा है। भाई, अगर आपने सत्र बुलाना था तो 3 दिन के लिए इकट्ठा बुला सकते थे, सोम मंगलवार बुधवार। अब बृहस्पति को बुलाकर शुक्र शनि रविवार 3 दिन का अवकाश है। तो मतलब विधायकों के भत्तों के रूप में एक उनको लाभ मिलता है। ये पहले की सरकारों में भी होता और वर्तमान सरकार ने भी जारी रखा है। तो कुल मिला के देखा जाए सत्र तो हंगामेदार होगा। जैन जी के मुद्दे हैं, स्कूलों की जिस तरह की चर्चा कर रहे थे, काफी मुद्दे हैं। विपक्ष के पास मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सरकार इस बार बचाव की मुद्रा में रहेगी और सरकार का तभी बचाव होगा कि जब वो विपक्ष को उनके कार्यकाल के मुद्दों में उलझा दे या दूसरे मुद्दों में उलझा दे। ये देखना है कि विपक्ष कितनी चुपचाई से सरकार पर हमला करता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही देवेंद्र, जो कर्मचारियों की हड़ताल है वो विधानसभा के बाहर का आंदोलन छोड़कर अब सदन के भीतर सरकार के लिए बड़ा क्या दबाव बनेगी? क्या सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब आंकड़ों से देगी या फिर सत्र में आरोप प्रत्यारोप ही हावी रहेंगे? देखिए जया, सफाई कर्मचारियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, कूड़े के सफाई के बिना तो एक दिन गुजारा नहीं चलता। आप अपने घर की सफाई ना करो एक दिन तो पूरा दिन दिमाग में रहता है कि आज सफाई नहीं हुई। तो इतने दिन से सफाई का करा जाए, 21वां दिन है मेरे ख्याल 6 तारीख से हड़ताल शुरू हुई थी। इस दौरान पुलिस वालों से उलझे भी रहे, कूड़ा उठा उठा के जीटी रोड पे फेंका, सचिवालय के सामने, अफसरों की कोठियों के सामने। तो सफाई का जो हड़ताल है वो बड़ा मुद्दा है। लेकिन सरकार ने अभी 2-3 बार वार्ता हुई है, सरकार ने समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको ग्रेड दे रही है सरकार, उसमें क्या होगा, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी हर साल। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हमें तो आज ही दे दो, क्योंकि सरकार को भी जो देखिए सबसे बड़ी मांग जो है कच्चा कर्मचारियों को पक्का करना। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कृष्ण बेदी मंत्री की अध्यक्षता में एक बात हुई थी, 3 घंटे बैठक चली। लेकिन कानूनी अड़चन ये आ रही है, कच्चे कर्मचारियों को अगर आप नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम पक्का करोगे तो और महकमे बहुत है, HSVP है, बिजली निगम है, वन विभाग है, ठीक है, और कई महकमे। तो फिर वो उनकी अगर ये पक्के हो गए, सरकार ने मुहर लगा दी, तो फिर इस आधार पे बाकी को भी पक्का करना पड़ेगा। उनकी तादाद पता नहीं कितनी है। सीधा सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि वित्त विभाग भले ही हालांकि मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन वित्त विभाग अपने खर्चे देखता है। जैसे हम लोग अपना घर का बजट देखते हैं, कंपनी वाले अपनी आमदन और खर्चे देखते हैं। अगर एक विभाग के कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दिया तो इस आधार पर कानूनी अधिकार दूसरों को भी मिल जाएगा, वो भी हड़ताल करेंगे, सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सरकार ने समझाने की कोशिश की है कि हम आपको ये दे रहे हैं, आपको हर साल भी फायदा होगा, लेकिन कर्मचारी मान नहीं रहे कि हमें तो आज ही दे दो। तो सफाई वाला मुद्दा मेरे को लगता है जोर शोर से उठेगा। और उसके अलावा भ्रष्टाचार की जो बात है, अभी भी देखिए रोज पकड़े जा रहे हैं लोग। सरकार में बैठे लोग मानते भ्रष्टाचार कम तो हुआ है, लेकिन खत्म करने की बात थी, जीरो टॉलरेंस की बात थी, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा हथियार है। और दूसरा नया मुद्दा ये स्कूलों वाला आ गया, जो दिल्ली के जंतर मंतर से उठा है, पटना से
झारखंड से, वो हरियाणा के लिए भी मुसीबत बन गया है। तो स्कूलों की एकदम स्थिति कैसे सुधरे, पैसा कहां से आएगा? इस तरह की कल्चर ही नहीं है कि सुधार की तरफ ध्यान गया, वो एक मुसीबत सिर पर आ गई है। तो एक नई खबर ये भी बता दूं जया, अभी 6 बजे मीटिंग थी मुख्यमंत्री के आवास पर। बीजेपी अपनी रणनीति बनाएगी 3 दिन के सदन के सत्र के लिए, लेकिन इनमें वो निर्दलीय विधायक जो हैं, जो तो सरकार के साथ हैं, लेकिन जो बागी हैं कांग्रेस के, शायद वो भी हिस्सा ले सकते हैं। आज शाम को मीटिंग है और मेरे को तो डिनर तक वो मीटिंग चलेगी और एक राय बनेगी कि हमने विपक्ष के हमलों का कैसा सामना करना है और किस तरीके से तोपों का मुंह उनकी तरफ मोड़ना है। तो इसमें निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं और बागी कांग्रेस के, शायद उनको भी बुलाया जा रहा है। तो कुल मिला के एक फोर्स की तरह एक मत होकर विपक्ष पर पलटवार करने की तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। और महेश, आपके पास होंगे, संक्षिप्त में जवाब लेंगे, क्या विपक्ष सरकार को बैकफुट पर लाने में कामयाब होगा या बीजेपी आक्रामक रणनीति से कांग्रेस को ही घेर देगी? देखिए, जैसा मेरे से होगी, वीरेंद्र जी जो जानकारी दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो साफ ये कह रहे हैं कि ये जो शोर है, ये शोर सुनाई देगा आपको, इधर से हमले होंगे, उधर से पलटवार होगा और इस शोरगुल में पूरा जो 3 दिनों का वक्त है वो निकल जाने वाला है। आपके लिए ये तय कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि हारा कौन है, जीता कौन है। आप ये तय नहीं कर पाएंगे सेशन खत्म होने के बाद भी सरकार जीती है या विपक्ष जीता है, क्योंकि यहाँ अगर कुछ सुनाई देने वाला है तो सिर्फ शोर सुनाई देने वाला है। हाँ बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आपके पास आऊंगे, एक आखिरी सवाल, क्या हरियाणा का मानसून सत्र सरकार की ताकत दिखाएगा या विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका एक बार फिर से देगा? देखिए, ना तो इसमें सरकार की जीत होगी ना विपक्ष की जीत होगी। जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कितना ध्यान आकर्षित किया जाएगा, उन मुद्दों पर कितनी गंभीरता से बहस होगी, ये देखने वाली बात है। हाँ, सरकार चुलकाना दाम के लिए वो विधेयक लेके आ रही है, उसको अधिग्रहण करने की बात है, ट्रस्ट बनाने की बात है। इसके अलावा और भी विधायी कार्य जो होते हैं, जो लंबित विधायी कार्य हैं, सरकार उनको पूरा तो करेगी, लेकिन आम जनता के मुद्दों पर कितना ध्यान आकर्षित हो पाएगा, उसका क्या निदान निकल पाएगा, ये सब देखने की बात होगी। बिल्कुल। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। तो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र भले ही यहाँ पर सिर्फ 3 दिन का हो, छोटा सत्र हो, लेकिन सियासी तापमान पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ चुका। एक तरफ सरकार अपने कामकाज और उपलब्धियों के साथ सदन में उतरने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने कर्मचारी, किसान, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार की घेरेबंदी का प्लान तैयार कर लिया। अब देखना यह होगा कि सदन में सवाल ज्यादा गूंजेंगे या सियासी वार, सरकार जवाब देगी या विपक्ष के हमले और तेज होंगे। और सबसे अहम, क्या HKRN कर्मचारियों की हड़ताल जैसे जमीनी मुद्दों पर कोई ठोस समाधान निकल पाएगा? कुल मिलाकर मुकाबला साफ है, सरकार के पास जवाब देने की चुनौती और विपक्ष के पास सरकार को घेरने का मौका। विधानसभा में किसका पलड़ा भारी रहता है, इसका फैसला सदन की कार्रवाई करेगी। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।